सामाजिक समस्याएं, जब भी हम इस वर्ड को सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में कई सारी चीज़ें घूमने लगती हैं, जैसे कि पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, बेरोज़गारी, हेल्थ और न जाने क्या क्या। आज हम इन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि भारत में कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं जो ह्यूमंस को, जो सोसाइटी को, जो इंटायर कंट्री और इंटायर वर्ल्ड को अफेक्ट कर रही है, एक बुरा प्रभाव डालती है। ओके, बट इससे पहले कि हम जंप करें सोशल इश्यूज ऑफ इंडिया के ऊपर, हम पहले ये समझते हैं कि आखिर इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, या समस्या किसे कहते हैं। ओके, तो देखिए, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके लाइफ पर बुरा प्रभाव डालती है वो एक समस्या है। ओके, अगर कोई भी चीज़ आपके ज़िंदगी पर बुरा प्रभाव डाल रही है, बैड इफेक्ट फैला रही है, तो वो एक प्रॉब्लम है, एक इशू है। पर अगर ये किसी एक व्यक्ति की प्रॉब्लम है तो वो व्यक्तिगत इशू है। ओके, पर अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित न होकर पूरे की पूरे सोसाइटी पर एक बुरा प्रभाव डालती है, एक बड़े वर्ग, एक बड़े क्षेत्र पर बुरा प्रभाव डालती है, तो वो सोशल इशू है। जैसे दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ पर जो पॉल्यूशन है वो किसी एक व्यक्ति को हार्म नहीं कर रहा है, वो दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति को लगभग लगभग इक्वली हार्म कर रहा है, उनकी हेल्थ पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। तो क्या ये एक सोशल इशू है? ऑब्वियसली ये एक सोशल इशू है। तो आज हम इन्हीं सोशल इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ जानेंगे और समझेंगे कि आखिर ये सोशल इश्यूज़ क्यों हो रही है। ओके, तो जो नीचे मैंने लिखा है उसको भी मैं पढ़ के समझा दूंगा, बट इससे पहले कि मैंने बताया आपको, इससे आपको एक बेसिक आइडिया हो गया कि सोशल इशू या समस्या क्या है। ओके, तो चलिए अब समझते हैं कि किस तरह से हम सामाजिक समस्या को डिफाइन करेंगे। तो देखिए, सामाजिक समस्या से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से होता है जिसमें समाज का एक बड़ा खंड या एक बड़ा भाग प्रभावित होता है तथा जिसके ऐसे हानिकारक परिणाम होते हैं या हो सकते हैं जिनका मात्र सामूहिक रूप से ही समाधान संभव है। जैसे भारत में व्याप्त बेरोजगारी। ओके, इसको कोई एक व्यक्ति समाप्त नहीं कर सकता है। ये एक सामाजिक समस्या है क्योंकि इससे समाज का एक बड़ा भाग प्रभावित होता है, विशेषकर युवा वर्ग प्रभावित होता है तथा इसके निदान किसी युवक के प्रयास से संभव नहीं है। युवकों, सरकार तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से संभव है। ओके, समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। सॉरी, तो यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है? यहाँ पर समझाया जा रहा है कि सामाजिक समस्या जो है ना, वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या है, समाज का एक बड़ा खंड, एक बड़ा भाग प्रभावित होता है और वो हानिकारक परिणाम होना चाहिए। ओके, तभी जाके वो सामाजिक समस्या है। और इसका जो समाधान है वो किसी एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। ओके, कोई एक युवक इसका समाधान नहीं कर सकता है। इस बेरोजगारी का अगर समाधान चाहिए हमें तो कोई एक युवक या कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसका समाधान के लिए हमें युवकों, सरकार तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाओं के संयुक्त प्रयास की आवश्यकता होगी। जैसे अगर युवकों की बात करें, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर हमें बेरोजगारी को ख़त्म करना है तो हम किस तरह से करेंगे? युवकों को स्किल्ड होना पड़ेगा। जो एजुकेशन मिल रही है वो एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए जो आज के डेट पर रिलेवेंट हो। ओके, इसके साथ साथ स्किल्स को भी बढ़ावा देनी होगी। साथ ही साथ सरकार जो है वो अन्य जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनके साथ कोलैबोरेट करे, जो फॉरेन से जो आते रहते हैं अपने बिजनेसेस को लेकर यहाँ पर भारत में, उनके साथ कुछ कोलैबोरेशन करे, उनके साथ कुछ डील करे कि भारत के जो लोग हैं उनको भी इतना % उनको हायर करना होगा, भारत के इतने % लोगों को उनको जॉब देनी होगी। तो इस तरह से अगर वो करेंगे तो फिर क्या होगा, भारत की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो बेरोजगारी दर है, उसमें थोड़ा सा मतलब सुधार आएगा, वो कम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से गवर्नमेंट को और भी चीज़ें सोचनी चाहिए बेरोजगारी के ऊपर, बिकॉज ये एक सोशल इशू है और बहुत ही मेजर सोशल इशू है। समझ आया? अगर हम इसे दूसरे तरीके से, सामाजिक समस्या को अगर हम दूसरे तरीके से डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? सामाजिक मुद्दे वह समस्या है जो हमारे समाज की स्थिति व विकास को प्रभावित करती है। इसमें गरीबी, शिक्षा की कमी, बेरोजगारी, साथ ही साथ महिलाओं का शोषण, जातिवाद, धार्मिक विवाद और पर्यावरण प्रदूषण जैसे मुद्दे शामिल हैं। ओके, थोड़ा साउंड का इशू हो सकता है क्योंकि मेरा जो गला है वो थोड़ा आज ख़राब है, इसीलिए आप मैनेज कर लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर सोशल इशू को किस तरह से डिफाइन किया गया है? दूसरे शब्दों में हम कहें तो सामाजिक मुद्दे वह समस्या है जो हमारे समाज की स्थिति व विकास को प्रभावित करती है। ओके, इनमें गरीबी है, शिक्षा की कमी है, बेरोजगारी है, महिलाओं का शोषण है, जातिवाद है, धार्मिक विवाद है, पर्यावरण प्रदूषण जैसे मुद्दे शामिल है। आया समझ? आइए चलिए एक एक करके इन सभी मुद्दों को हम इन डेप्थ चर्चा करते हैं, क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, क्या ये बढ़ रही हैं, घट रही हैं, इन डेटास को देखते हैं। ओके, सो देखिए, भारत में कई सामाजिक समस्याएं जो विभिन्न तरीकों से लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, यानी एक बुरा प्रभाव डाल रही हैं। यहाँ उन्हें सरल और विस्तृत ढंग से समझाया गया है।
सो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है बिकॉज मैं डेटाज प्रेजेंट करूँगा, थोड़े बहुत एग्जांपल्स दूंगा, बट एक बार आप समझ गए तो आपको फिर इस कंटेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी या आपको किसी भी अदर रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से इस टॉपिक को ईजिली डिस्कस कर पाओगे। अगर आपको लिखना है तो आप लिख पाओगे। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा सोशल इशू है वो है गरीबी। क्या है? गरीबी। अब देखिए, गरीबी के ऊपर हम बात करें इससे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट बताना चाहूँगा। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी 2013-14 में, जहाँ पर बताया गया कि भारत के 29.17% लोग गरीब हैं। 2022-23 में एक रिपोर्ट आई जहाँ पर बताया गया कि ये जो दर है वो 11.28% होगी। पर पॉवर्टी घटी है, मतलब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पॉवर्टी खत्म हो चुकी है, गरीबी खत्म हो चुकी है। ओके, आज की डेट में भी 16 करोड़ 13 लाख लोग गरीब हैं और इनकी ज़िंदगी कैसी बीत रही है वी कांट इमेजिन, क्योंकि ना उनको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल पा रही है गरीबी की वजह से, ना वो अपने हेल्थ को अच्छे से दिखा पा रहे, ना वो उनका खान पान रहन सहन उतना अच्छा हो पा रहा है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। ओके, तो आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे किस तरह से गरीबी जो है समाज में असमानता लाती है। आइए डिस्कस करते हैं। सो गरीबी एक ऐसी सामाजिक समस्या है जिससे समाज में असमानता बढ़ती है। कुछ लोगों के पास जहां अथाह धन संपत्ति है, वहीं समाज के कई ऐसे लोग भी हैं जिनको पैसों की वजह से ना तो अच्छा खान पान मिल पाता है और ना ही वे अपने स्वास्थ्य का इलाज अच्छे से करवा पा रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए भी पैसों की आवश्यकता है। अब देखिए, अगर किसी को एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए तो उसको भी क्या है? पैसों की आवश्यकता है, क्योंकि एक अमीर व्यक्ति तो अफोर्ड कर लेता है अपने बच्चे के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, पर एक गरीब व्यक्ति के लिए अफोर्ड कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ओके, लोग कर्जे लेकर भी पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। तो ऐसे में क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद या 12th के बाद 10th के बाद छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ उनकी जो सिचुएशन ही ऐसी होती है कि उनको कहीं पर काम करना पड़ता है। तो ऐसे में उनकी जो हालत होती है वो गरीब ही रह जाते हैं और जो अमीर होते हैं वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यही कारण है कि अमीर जो है वो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब जो है वो और गरीब होते जा रहे हैं। अतः गरीबी समाज में असमानता पैदा करती है। ओके, गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, गरीबी को घटाया है, 11.28% पर लाया है, पर फिर भी 16 करोड़ 13 लाख लोग, आज की जनसंख्या 143 करोड़ है, तो अगर उसके हिसाब से आप प्रतिशत निकालोगे तो 16 करोड़ 13 लाख लोग आज भी भारत में गरीब है। तो उनकी ज़िंदगी तो दयनीय है और इसके बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अगर आप पूछो कि गरीबी के बढ़ने के कारण क्या है, तो देखो, आज के डेट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, जो ऑटोमेशन मशीन्स आ रहे हैं, उनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। जहाँ पर 100 लोगों की ज़रूरत थी अब शायद 5-10 लोग उसी काम को कर ले रहे हैं। ओके, चैट जीपीटी का आपने नाम सुना होगा, गूगल का जी बार्ट हो गया। तो इस तरह की कई सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए जो ह्यूमंस के काम को जल्दी कर पा रही है, एफिशिएंसी के साथ कर पा रही है और कम से कम लोगों में वो काम हो जा रहा है। तो ये एक गरीबी बढ़ाने का कारण है। इसके अलावा भारत के जो जनसंख्या है वो भी एक मल्टीपल फैक्टर है कि 143 करोड़ जनसंख्या, कितने लोगों को आप एम्प्लॉय कर पाओगे, राइट? तो वो एक मल्टीपल फैक्टर है और भी कई सारी चीज़ें। तो उसके ऊपर हम किसी अनदर डे में डिस्कस करेंगे कि गरीबी को एकदम अगर हमें इन डेप्थ में जानना है तो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सोशल इश्यूज़ है, एक एक करके हमें सबको डिस्कस करना है। ओके, सो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है बेरोज़गारी। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बेरोज़गारी गरीबी का कारण है। ओके, ये भी एक गरीबी का कारण है। अब अनएम्प्लॉयमेंट और किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, तो बेरोज़गारी भारत में एक बड़ी समस्या है और इसका एक मुख्य कारण है बढ़ती जनसंख्या। ओके, बढ़ती जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, गरीबी मतलब बेरोज़गारी भी बढ़ने के चांसेस उतने ज़्यादा है। फरवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोज़गारी दर लगभग 8% है। 8%, फिर भी हम इसको लगभग अगर अंदाज़ा लगाए तो लगभग क्या हो रहा है, 11 करोड़ 44 लाख लोग भारत में आज भी बेरोज़गार हैं। ये फरवरी 2024 की रिपोर्ट बताती है। तो देखिए, अब अगर हमें बेरोज़गारी को घटाना है तो इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, इसके क्या तरीके हो सकते हैं कि किस तरह से हम बेरोज़गारी को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली तो चीज़ है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड हो, स्किल्ड एजुकेशन मिले जो कि आज के डेट पे रिलेवेंट हो। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि गवर्नमेंट स्कीम्स लाए और साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर्स है, जो फॉरेन से आने वाले जो कंपनीज़ है जो यहाँ पर अपना सामान सर्विस बेचती है, उन पर एक मैंडेटरी मतलब कानून लागू कर दिया जाए कि इतना % जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे वो इंडियंस होंगे। इस तरह से अगर कुछ स्कीम्स लाया जाए, कुछ रूल्स बनाया जाए, तो फिर क्या है, जो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो ये गरीबी दर है, उसको थोड़ा घटाया जा सकता है। अभी बेरोज़गारी दर 8% है, बट ये एक सोचने का विषय इसलिए क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद
और आर्थिक मंदी, ये जो कोविड के बाद जो आर्थिक मंदी आई है उसके बाद जो बेरोजगारी दर बढ़ रही है हर जगह की, तो ये एक मेजर इशू बन सकता है। आज अभी 8% है पर ये बढ़ भी सकता है। ओके, सो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, तभी जाकर जो बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। सो अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे इशू की, वो है जनसंख्या में वृद्धि। सो देखिए यहाँ पर मेनली मेरा फोकस होगा प्रॉब्लम के ऊपर, मे भी शायद मैं कुछ सॉल्यूशन भी बता दूँ उसके साथ साथ, बट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जानना है तो या तो आप खुद रिसर्च कर सकते हो, या फिर अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ सर ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं इनका सॉल्यूशंस किस तरह से निकल सकता है, कौन कौन से स्कीम्स ला सकते हैं, किस किस तरह की चीज़ें की जा सकती है जिससे ये जो प्रॉब्लम्स है उनको कम किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है। ओके, तो अब बात करते हैं जनसंख्या में वृद्धि। अब देखिए भारत की जो वर्तमान जनसंख्या है ना वो 143 करोड़ है, यानी 1.43 बिलियन है। ओके, 1.43 बिलियन है, 143 करोड़ जनसंख्या है, और इसी के साथ हम दुनिया भर में नंबर 1 पोजीशन पर आते हैं जनसंख्या के मामले। और ये गर्व करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जितनी हमारी जो इकोनॉमी है उसके हिसाब से हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आप देख लो, अमेरिका की इकोनॉमी 28 ट्रिलियन है, चाइना की इकोनॉमी 18 ट्रिलियन है, वो टॉप 1 टॉप 2 पोजीशन पर बने हुए हैं जीडीपी के मामले में। हम टॉप 5 पर हैं, हमारी इकोनॉमी 3.75 ट्रिलियन डॉलर है। ओके, तो ऐसे में आप बताओ कि भारत जिसके पास इकोनॉमी तो बहुत कम है, पैसे तो बहुत कम है, पर जनसंख्या के मामले में वो अगर 143 करोड़ जनसंख्या है तो फिर तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, फिर तो गरीबी बढ़ेगी, फिर तो इस तरह के इश्यूज़ देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये जो जनसंख्या है ना, जनसंख्या में वृद्धि, ये बहुत तेज़ी से भाग रहा है भारत में। चाइना हमसे पीछे है, चाइना में जो जनसंख्या है वो 142 करोड़ है, हमसे फिर भी 1 करोड़ पीछे है, और उन्होंने जो अपनी जनसंख्या की वृद्धि की जो गति है उसको स्लो डाउन कर दिया है। हमारी जो गति है वो अभी भी तेज़ है, तो इस गति को रोकने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है, रूल्स लाने की ज़रूरत है थोड़े से स्ट्रिक्ट, कि हाँ एक पर्टिकुलर रूल हो कि हर व्यक्ति सिर्फ एक चाइल्ड ले सकता है, या जो भी गवर्नमेंट इस तरह की जो रूल्स लाना चाहे, बिकॉज ये एक मेजर इशू बनेगी अगर इस चीज़ को अभी टैकल नहीं किया गया तो। ओके, सो जनसंख्या में वृद्धि एक समस्या है। ओके, और इसी के साथ भारत जो है दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय है। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हो, तो समझा दिया ना, तो आप अपने से भी लिख लोगे। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है शिक्षा का अभाव। अब शिक्षा के अभाव से क्या मतलब है? शिक्षा के अभाव से ये मतलब नहीं है कि शिक्षा नहीं मिल रही है, शिक्षा के अभाव से ये मतलब है कि शिक्षा की क्वालिटी नहीं मिल रही है। कई सारे ऐसे विद्वान हैं, कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने कहा है कि जो इंडिया की जो एजुकेशन क्वालिटी है वो दूसरे देशों जैसे जापान हो गई, चाइना हो गई या अमेरिका हो गई, इन देशों की एजुकेशन क्वालिटी से लगभग 17 साल पीछे है। हमारी जो एजुकेशन क्वालिटी है वो उतनी है नहीं। अगर कुछ इंस्टीट्यूट को छोड़ दिया जाए तो, जैसे कि एम्स हो गए, आईआईटी हो गए, इस तरह की जो जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गए, इस तरह की जो मतलब जो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ है, अगर उनको छोड़ दिया जाए, जो रूरल एरियाज़ में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है, या जो जिस तरह की स्किल्स सिखाई जाती है, स्किल्स तो वैसे सिखाई नहीं जाती है, पर्सनालिटी डेवलप होती ही नहीं है यहाँ के लोगों की। अगर आप यहाँ के लोगों को देखो, रूरल एरियाज़ के लोगों को, तो वो स्टेज पर जाकर बोल भी नहीं पाते हैं अच्छे से। तो ये शिक्षा की क्वालिटी का अभाव है कि लोग खुद को अच्छे से प्रेजेंट तक नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी के पास नॉलेज है तो वो अच्छे से कहीं पर जाकर बोल तक नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या है? शिक्षा का अभाव है। स्किल्स सिखानी चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, तब जाकर जो है हमारे देश में जो है ये जो जनसंख्या में वृद्धि है, क्योंकि देखो लिटरेसी बढ़ेगी, साक्षरता बढ़ेगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म होगी, गरीबी खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी, जनसंख्या में जो वृद्धि है, क्योंकि अगर लोग शिक्षित होंगे तो वो जनसंख्या पर भी सोचेंगे और उसको भी कम करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी प्रॉब्लम्स खत्म होगी। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ओके, तो शिक्षा का अभाव है भारत में। देश में जो साक्षरता दर है उसको देखते हैं। पुरुषों के लिए जो साक्षरता दर है वो है 82.14% साक्षरता दर है पुरुषों का, और महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो है 65.46%। ओके, अब देखिए पुरुषों का तो फिर भी थोड़ा हम कह सकते हैं ठीक है, बट महिलाओं के लिए हम कह सकते हैं कि अभी भी 35% महिलाएं मतलब इलिटरेट है, तो फिर उनकी लाइफ कैसी बीतेगी? उनकी लाइफ तो भाई ऑटोमेटिकली उतनी अच्छी होगी नहीं कंपैरिजन जो लिटरेट है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ओके, तो इसलिए शिक्षा को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो मैं बात करता हूँ हमेशा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और स्किल्स को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। सो हमारा जो आगे का पॉइंट है वो है महिलाओं का शोषण। अब देखिए, महिलाओं को समाज में समानता की भावना नहीं मिलती है और उन्हें अक्सर हिंसा का शिकार बनाया जाता है। देखिए, Tier 1 Tier 2 सिटीज़ की बात करें ना, तो वहाँ पर फिर भी हम मान सकते हैं कि हाँ
इक्वालिटी आ गई है मेल और फीमेल के बीच में। पर अगर टियर 3 टियर 4 और मेजरली अगर बात करें रूरल जो एरियाज़ है, जो गांव है, देहात है, वहाँ पर जो है ना आज की डेट में भी महिलाओं को डोमिनेट किया जाता है। वहाँ के एरिया में आज भी महिलाओं पर थोड़े बहुत अत्याचार होते हैं। ओके, अब रेप केस इन इंडिया को ही देख लेते हैं। रेप केस इन इंडिया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो नवीनतम रिपोर्ट आई है उसमें मामलों को इजाफा देखा गया है। रेप केस के मामलों में इजाफा देखा गया है, यानी रेप बढ़ रहे हैं घटने की जगह पर। ओके, तो ये गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज है भाई, इस चीज़ को गवर्नमेंट को देखना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक देश में रोज़ाना औसतन 86 रेप के मामले दर्ज हो रहे हैं, यानी एक औसत निकाला गया जिसके अकॉर्डिंग क्या बताया जा रहा है कि लगभग हर दिन 86 रेप हो रहे हैं। तो ये शर्मनाक बात है। साल 2021 में बलात्कार के कुल 31,667 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें बालिगों की तुलना में नाबालिगों के साथ रेप की घटनाओं की संख्या अधिक है। यानी जो नाबालिग हैं, जो अडल्ट से कम है, जो 18 से कम है, उनके साथ ज़्यादा रेप हुआ है बालिगों की तुलना में। तो ये देश को शर्मसार करती है, हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को समाप्त कर पाए। ओके, गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज लाने चाहिए ताकि लोग थोड़ा सा डरे कि इस चीज़ को सोचने से पहले भी। ओके, उदाहरण के तौर पर हम देख लें, मणिपुर की जो घटना है ना, ये हमें झंझोड़ कर रख देती है अंदर से। अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर जिनको नहीं पता है वो ज़रूर जाकर देखिए। एक ऐसी घटना हुई है जहाँ पर 2 महिलाएं और एक लड़की, एक 20 साल की लड़की, जिनको बिना कपड़ों के हज़ारों लोगों के सामने चलाया जाता है और उनके साथ रेप किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। और जब उनके पिता, उनके भाई उस चीज़ को रोकने आते हैं तो फिर उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। इस तरह की सिचुएशन हो रही है। और ये क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट की लापरवाही। गवर्नमेंट ने कभी इन दंगों पर ध्यान ही नहीं दिया। ओके, जब वो लड़की गई थी, अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ अलग से। जब वो लड़की किसी तरह से गई अपनी रिपोर्ट लिखाने 2 हफ्ते बाद, तो उसकी रिपोर्ट तो लिखी गई, बट फिर कोई उसमें मतलब कोई एक्शन नहीं लिया गया। 2.5 महीनों तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब उसका वीडियो वायरल हो गया इंटरनेट, सोशल मीडिया पर, तब जाके गवर्नमेंट एक्शन लेती है और किसी एक पर्टिकुलर बंदे को पकड़ती है, किसी एक जो गुनहगार था उसको पकड़ा जाता है। मतलब आप देखो, गवर्नमेंट तब तक एक्शन नहीं ले रही जब तक कि सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो वो गवर्नमेंट को एक प्रेशर आ गया। सो ये गवर्नमेंट का गैर जिम्मेदाराना हरकत दिखाता है कि गवर्नमेंट कितनी लापरवाह है, कितनी इंसेंसिटिव है। इसी की वजह से जो है मणिपुर की अगर आप बात करो तो मणिपुर में हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं, सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। तो ये किसकी गलती है भाई? अगर कुछ जातियों के बीच में दंगे हो रहे हैं, कुछ कम्युनिटीज़ के बीच में दंगे हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उस चीज़ को रोके। अगर आप जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर वहाँ पर शांति कायम कर सकते हो, जहाँ पर आतंक का इतना खौफ है, वहाँ पर अगर आप शांति कायम कर सकते हो, तो आप मणिपुर जो कि आपका लोकल एरिया है, जो कि आपका लोकल राज्य है, आप वहाँ पर आप अपनों को शांत क्यों नहीं करवा सकते? ओके, सो क्योंकि गवर्नमेंट ने डीले किया, गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, गवर्नमेंट का गैर जिम्मेदाराना हरकत है, इसी की वजह से मणिपुर इस तरह से जला है। आगे जो हमारा पॉइंट है या जो प्रॉब्लम है समाज की, वो क्या है? जातिवाद की समस्या। क्या है? जातिवाद की समस्या। अब देखिए, जातिवाद जो है ना पहले की अपेक्षा कम हो चुका है, बट भारत के लोगों में उनकी जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है आज भी गाँव में, जिससे समाज में असमानता बढ़ती है। यानी शहरों में तो जाति की उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गांव में आज भी जाति के ऊपर भेदभाव होता है। जैसे अगर कोई इंटर कास्ट मैरिज कर रहा है तो वहाँ पर क्या, उसको या तो गांव से बहिष्कृत किया जाता है, या तो उस पर कोई जुर्माना या दंड दिया जाता है उसको। इस तरह से उसको पनिश किया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, या तो उसके घर नहीं जाया जाएगा, या उसको किसी के घर इन्वाइट नहीं किया जाएगा। इस तरह की कई सारी जो मतलब जाति से रिलेटेड भेदभाव होते हैं गाँव में आज भी। तो ये एक प्रॉब्लम है। बट मेरे को लगता है कि हाँ, पश्चिमी सभ्यता काफ़ी अच्छा अफेक्ट ला रही है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी फ्यूचर जनरेशन्स जिस तरह की लगती है। तो ओके, तो जातिवाद की भी एक समस्या है, इसको भी आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दहेज प्रथा के ऊपर। सो देखिए, दहेज प्रथा किस तरह से समाज में एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए दहेज निषेध अधिनियम 1 मई 1961 को पारित किया गया था, जिसके फलस्वरूप दहेज प्रथा में कमी ज़रूर आई है, परंतु ये समाज के कई वर्गों में आज भी व्याप्त है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो दहेज प्रथा निषेध अधिनियम है,
दहेज को रोकने के लिए दहेज निषेध अधिनियम जो है वो कब लाया गया? वो लाया गया आपका 1 मई 1961 को। ओके, इस डेट को याद रखना, 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम लाया गया। इसके फलस्वरूप क्या किया गया कि कोई भी व्यक्ति हो, ओके, चाहे वो लड़के वालों की तरफ से हो या लड़की वालों की तरफ से हो, अगर आप किसी भी चीज़ की या पैसों की डिमांड कर रहे हो तो वो दहेज में गिना जाएगा। अगर कोई अपनी स्वेच्छा से कुछ दे रहा है तो वो दहेज नहीं है। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को डिफाइन किया कि दहेज वही चीज़ है जो डिमांडेबल है, जो डिमांड की जा रही है लड़का या लड़की की तरफ से। अगर आप स्वेच्छा से दे रही है, कोई अपने बेटे या बेटी को स्वेच्छा से कुछ दे रहे हैं तो वो दहेज में गिना नहीं जाएगा। सो आज भी दहेज प्रथा होती है। जैसे अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो अगर आपको बनिया कम्युनिटी के बारे में पता हो तो बनिया में आज भी ऐसा होता है कि जो लड़की वाले होते हैं वो दहेज देते हैं। लड़के वालों की तरफ से डिमांड किया जाता है शादी से पहले, सगाई के वक्त, या मेरे को नहीं पता एग्जैक्ट कि सगाई से पहले कि सगाई वक्त, आई थॉट सगाई के वक्त डिमांड किया जाता है कि एक पर्टिकुलर पैसा उनको देना होता है या एक पर्टिकुलर चीज़ उनको देनी होती है, तब जाके शादी होगी। इस तरह से डिमांड किया जाता है। तो जब डिमांड हो रही है तो वो क्या है? एक दहेज है। ओके, तो ये गैर कानूनी है बट कहीं ना कहीं चल रहा है, लोग आवाज़ नहीं उठाते इसीलिए। सो इससे पहले कि हम धार्मिक भेदभाव के ऊपर डिस्कस करें, मैं कुछ ऐड करना भूल गया था जातिवाद की समस्या के ऊपर। सो देखिए, ये जो जातिवाद की समस्या है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन एक पता होना चाहिए, आपका जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट जो कि आपका समानता का अधिकार आता है 14 से 18 के बीच में। इसमें आर्टिकल जो 15 है, अनुच्छेद जो 15 है, उसमें साफ साफ कह दिया गया है कि ना तो राज्य और ना ही कोई व्यक्ति जाति, धर्म, भाषा और जन्म स्थान या लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव कर सकता है। सो अगर कहीं पर जाति, धर्म, भाषा या जन्म स्थान या फिर लिंग के आधार पर कोई भेदभाव हो रहा है तो ये आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, आपके फंडामेंटल राइट का शोषण हो रहा है। सो आप कानून का सहारा ले सकते हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स को बचा सकते हैं। ओके, और इस तरह की भेदभाव होने से खुद को या किसी और को बचा सकते हैं। आया बात समझ? तो इस चीज़ को मैं थोड़ा समझाना भूल गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे 8वें पॉइंट के ऊपर। जो हमारा 8वां पॉइंट है वो है धार्मिक भेदभाव। क्या है? सॉरी, जो हमारा 8वां पॉइंट है वो क्या है? वो है धार्मिक भेदभाव। तो देखिए, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी ने सर्वधर्म समभाव की अवधारणा को अपनाया था। अब ये सर्वधर्म समभाव क्या होता है? यानी हमारे धर्म को तो हम सर्वोच्च मानते हैं, हमारे धर्म का तो हम सम्मान करते हैं, हमारे धर्म को की तो हम पूजा करते हैं, पर दूसरों के धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। ये सोच थी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी की। वे चाहते थे कि भारत के विभिन्न धर्मों के लोग दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान की भावना रखें, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कई धर्मों के बीच हिंसा का भाव उत्पन्न करते हैं, जिसका नतीजा कई बार दंगों के रूप में दिखाई देता है। 1969 का जो गुजरात का दंगा है, इसको आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि देखिए, अपने धर्म की आप जो मतलब पूजा करते हो वो करो, बट दूसरे धर्म का भी सम्मान करो। यह जो धार्मिक भेदभाव वाली जो समस्या है ना कि हाँ वो धर्म का व्यक्ति सही नहीं है, तो इस तरह के जो भी भाषण देते हैं कि एक पर्टिकुलर धर्म को ही वो, जैसे होता है ना कट्टर हिंदू या कट्टर मुसलमान, तो उस तरह का भाषण जो भी दे रहे हैं वो शायद अपने फ़ायदे के लिए दे रहे हैं, वो राजनीतिक फ़ायदे के लिए दे रहे हैं। ओके, सो आप उस तरह की चीज़ों में मत फंसिए। आई बात समझ? सो धार्मिक भेदभाव को हमें बढ़ाना नहीं है, हमें जो ये हमारी आइडल हैं रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इनके जो महान सोच थे, इस तरह की सोच रखनी है कि हमारा जो धर्म है उसकी तो हम पूजा करते हैं, उसको तो हम सर्वोच्च मानते हैं, बट दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना आना चाहिए। ओके, अगर कोई अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहा है, सिख ईसाई कर रहा है, या कई धर्मों के बीच में लड़ाई हिंसा फैला रहा है, तो उसकी वजह से हमें दंगे नहीं करने हैं, उसकी वजह से हमें लड़ना नहीं है। ओके, आपस में, बिकॉज वो अपने फ़ायदे की बात देख रहे हैं। तो ये भी एक इशू है इंडिया में। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार के ऊपर। सो देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक इंस्टीट्यूशन है, यानी एक संस्था है जो हर साल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी CPI, ओके, C फॉर करप्शन, P फॉर परसेप्शन एंड I फॉर इंडेक्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जिसमें 180 देशों को भ्रष्टाचार के आधार पर रैंक दिया जाता है, जिसमें भारत 2022 में 85वें रैंक पर था, यानी 85 रैंक पर था। और 2023 की जो रिपोर्ट आई है, ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत अब 93वें पोजीशन पर है।
93 रैंक पर है। ओके, यानी जो करप्शन है वो घटने की जगह बढ़ रही है। तो ये गवर्नमेंट, मतलब ये तो डायरेक्टली गवर्नमेंट पर ही ताना कसा जा रहा है कि गवर्नमेंट ही करप्ट हो रही है। बिकॉज अगर करप्शन बढ़ रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हाथ है। गवर्नमेंट इस चीज़ को बढ़ने दे रही है। करप्शन को जहाँ कम होना चाहिए था वहाँ करप्शन बढ़ रही है। तो अगर करप्शन बढ़ेगी तो फिर जनता का पैसा जनता के पास ना होकर कुछ लोगों के पास ही रहेगा और जनता तो गरीब होते जाएगी। तो ये भी एक गरीबी का फैक्टर है। ओके, तो भ्रष्टाचार भी जो है गरीबी का एक फैक्टर है। ओके, सो यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर 180 देशों को लिया गया है, बट जो दुनिया में जो कंट्रीज़ है उनकी संख्या 195 है, 195 है। ओके, यहाँ पर 180 देशों का ही रिपोर्ट बताया गया है, 180 देशों को ही रिपोर्ट में लिया गया है और उसमें से भारत जो है 93 रैंक पर है, जो कि एक बहुत ही बड़ी मेजर इशू है। क्योंकि अगर इंडिया जितनी पॉपुलेशन कंट्री में 143 करोड़ जनसंख्या की कंट्री में अगर इतना भारत 93 रैंक पर आ रहा है तो करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ऐसे में क्या है, कुछ पॉलिटिशियंस या कुछ लोगों के पास ये पैसा जा रहा है और गरीबों का पैसा, यानी आम जनता का पैसा ये जा रहा है कुछ लोगों के पास और गरीब होते जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि घटने की जगह पे बढ़ रही है। आई थिंक गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए, या गवर्नमेंट भी इसी में शामिल है, क्या पता। ओके, लॉन्ग टाइम स्क्रीनिंग सही नहीं होती आंखों के लिए, इसीलिए वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो जो वीडियो का सेकंड पार्ट है वो आपको चैनल पर मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर भी वीडियो को देख सकते हैं।